तो अब हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया आपने तीनों पॉइंट। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। स्फेरिकल सिमेट्री होती है ना, और डिपेंड करता है केवल चार्ज पर और डिस्टेंस पर। और इसके बाद जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमको वेनिशिंगली स्मॉल लेना है। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसको किस तरीके से करते हैं, देखिए बेटा। ये कहता है कि अगर आपको मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, जैसे आप फोर्स निकाल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग इंटेंसिटी का वेक्टर सम होती है। देखिए जैसे ये पॉजिटिव Q1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलम्ब वहां पे रखना पड़ता है। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पर फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन E1 आ गई, मैग्नीट्यूड E1 है। सेकेंड इंटेंसिटी Q2 चार्ज के कारण प्लस Q2 के कारण E2 है। थर्ड चार्ज प्लस Q3 के कारण इंटेंसिटी E3 है। और nth चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्या है, En। सो क्या रूल बनेगा कि नेट इंटेंसिटी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। क्लियर। E का फॉर्मूला आपने पढ़ा। अगर बेटा ये वेक्टर R1 है, ये R2 है, सो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि KQ1 अपॉन मॉड R1 का स्क्वायर R1 कैप। अभी आपने पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी मैंने पढ़ाई थी ना, E इज इक्वल्स टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, उसी को अपन K बोलते हैं। ओके, एंड Q अपॉन R का स्क्वायर और साथ में R कैप। लाइकवाइज KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, लाइकवाइज KQN अपॉन RN स्क्वायर एंड RN कैप। क्लियर है। यदि सिग्मा नोटेशन की बात करें तो ये वेरिएशन जो है आई क्यू चार्ज का इन द टर्म्स ऑफ आई 1 से लेके n तक वेरी होगा। क्या होगा, 1 से लेके n तक, ठीक है ना। हाँ, तो ये 1 से लेके n तक वेरी होगा। सो क्यू आई आर आई का स्क्वायर और यहाँ पे आर आई कर दिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। चलिए अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के। एक बार मैं आपको न्यूमेरिकल करने के पहले सबको बता देता हूं कि बेटा कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो किसी भी पॉइंट पर, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है द फोर्स रियलाइज्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप वहां पर क्या रखेंगे, +1 कूलम्ब रखेंगे। राइट, क्लियर हो गया। ठीक है, तो +1 कूलम्ब पर जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट। आइए देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है जहां पर चार्जेस हैं। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। तो भाई साहब हमको ये सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले +1 कूलम्ब प्लेस कर दीजिए। राइट, और +1 कूलम्ब पर लगने वाले फोर्सेस ही निकालना है आपको, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। अब आप फॉर्मूले से करेंगे तो भी आपका वही जवाब आएगा, है ना। और लॉजिकली हम बता ही रहे हैं आपको। एनीवे चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। ये इसका कट पॉइंट है और ये स्क्वायर है, तो चारों डिस्टेंस ए ए ए ए। अब जरा जो बैठे हुए हैं कॉर्नर पे पहचान लीजिए। यहाँ पे +Q बैठा हुआ है, यहाँ पे -2Q बैठा हुआ है, यहाँ पे +2Q बैठा हुआ है, यहाँ पे -Q बैठा हुआ है। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब मैंने मैग्नीट्यूड वाइज दो चीजों की इंटेंसिटी निकाली, एक +Q की और एक -2Q की। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड वाइज इंटेंसिटी जो है फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला लगा के हमें क्या मिलती है, तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो बच्चों जो हमने आपको E की वैल्यू बताई है, किसी पॉइंट पर क्या होती है चार्ज के कारण, E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू टेस्ट चार्ज, सॉरी सोर्स चार्ज अपॉन आर का स्क्वायर। सोर्स चार्ज को बेटर होता है कि आप कैपिटल क्यू लिखा करें, उससे फीलिंग बेटर आती है। ये होती है वैल्यू। ठीक है, तो अब आप जो क्वेश्चन देखें, दरअसल यहाँ पे क्वेश्चन में एक चार्ज आपका +Q है और एक चार्ज आपका -Q है। इधर भी -Q है और +2Q है। ठीक है ना। देखिए होता क्या है, माइनस के कारण फील्ड अंदर की ओर जाता है
प्लस के कारण बाहर की ओर, बस होता इतना है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अब यदि यहाँ पर इस पॉइंट पर दो चार्ज रखे हुए हैं, यदि मैं -2q की बात करूं, तो -2q वाला फील्ड जो है प्लस से कहाँ की ओर जाएगा बेटा? -2q अपनी ओर फील्ड बुलाएगा। बताइए, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? -2q जो है अपनी ओर फील्ड बुलाएगा, ठीक है। और जो -2q के कारण जो फील्ड जनरेट होगा, है ना, इसे हम E1 दे दें, तो E1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ये देखिए, ये डिस्टेंस आप R ले लें। कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस R ले लें? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, मतलब डायगोनल का हाफ। क्लियर है बेटा? इसे हमने R ले लिया। अगर ये R है तो ये भी R है, और ये भी R है, और ये भी R होगा, क्योंकि स्क्वायर में सारे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और बराबर लेंथ पे होते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप देखिए, जो E1 बनेगा वो कितना बनेगा? तो जो E1 है वो बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? हाँ। तो मतलब बी के कारण ओ पॉइंट पर जो इंटेंसिटी निकलेगी, ई बी, वो बी की तरफ जाएगी। अब मैं ई बी वैल्यू लिख रहा हूं आपके लिए। देखिए, ई बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना है बेटा? 2q अपॉन आर का स्क्वायर। ये ई बी है। क्लियर हो गया बेटा? जो ईडी है, ईडी जो है वो क्या होगा? देखो ध्यान से। तो ईडी की जो इंटेंसिटी है वो किसके कारण? -q। तो आपको मतलब q से है, नेगेटिव चार्ज मतलब पीछे की तरफ ये खींचेगा, बोलिए खीलेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो जो इंटेंसिटी बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? ईडी के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ध्यान से देखिए, ओ पॉइंट पर बी की इंटेंसिटी ये जा रही है, ई बी, और ई ए नीचे जा रही है। ई बी मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है, और ई डी, सॉरी, डी मैं बोलना था, ए बोल गया, और ई डी मैग्नीट्यूड वाइज कम है। बोलिए हाँ या ना? तो जो नेट इंटेंसिटी जनरेट होगी वो इधर की ओर होगी, एंड दिस अमाउंट इसका कितना होगा? ई बी माइनस ई डी। ई डी। क्लियर? और कुछ है नहीं, देखिए क्या है, इसको यदि लिखा जाए के की फॉर्म में, तो ये है के 2q अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है? ये है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो दो में से एक माइनस करेंगे तो कुल मिला के आपके पास में आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ईबी में से ईडी आपने माइनस कर दिया, मतलब जो इंटेंसिटी यहाँ पर ब्रेक हो रही है, इधर और इधर दो पार्ट में जा रही है, बट फाइनली जो इंटेंसिटी आपकी बनेगी वो अपवर्ड ही बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इंटेंसिटी आपकी इधर की ओर बनेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट 2 टाइम्स है और ये नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नेट इंटेंसिटी आपकी क्या निकल करके आ गई? आपकी नेट इंटेंसिटी निकल करके आ गई, मान लीजिए E1, तो E1 का नाम मैंने दे दिया। नाउ E1 इक्वल्स टू ई बी माइनस ई डी, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये चीज हो गई। ओके। और ये कहाँ लगेगी बेटा? किस तरफ लगेगी? ड्यू ओ डी, ओ से लेके डी की डायरेक्शन में लगेगी, है ना। ओ से लेके, ओ सॉरी, ओ बी, ओ बी, ओ बी लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? यस। क्लियर ना? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, जो दूसरी इंटेंसिटी है वो कहाँ कैसे जाएगी? यहाँ पर जो चार्ज है +2q यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर इसको फेंकेगा। बोलिए यस और नो? +q के कारण इंटेंसिटी इसकी डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि वो भी रिपेल करेगा। क्लियर? तो देखा जाए तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक ई ए मिलेगा और एक ई सी मिलेगा। ई सी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि 2 कूलम है। यस और नो? तो यदि मैं ई ए की वैल्यू रखता हूँ, ई ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ई ए जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड टूवर्ड्स ओ सी। ठीक है? हाँ, इसकी जो डायरेक्शन है कहाँ है? टूवर्ड्स ओ सी।
उसी डायरेक्शन में है। और दूसरा जो आपका ई सी है, ओके, ई सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? 2q अपॉन आर स्क्वायर। बेटा इसकी डायरेक्शन कहाँ है? टूवर्ड्स ओ ए, टूवर्ड्स ओ ए, राइट, टूवर्ड्स ओ ए। तो एक भाई साहब जा रहा है ओ ए की तरफ और एक जा रहा है ओ सी की तरफ। क्लियर? तो नेट इंटेंसिटी कितनी निकल जाएगी इसकी इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर जो आप इसको E2 ले लें, तो E2 इज इक्वल्स टू ई सी माइनस ई ए, क्योंकि ई सी बड़ा है और ई ए छोटा है। क्लियर? ई सी माइनस ई ए हो जाएगा ना? देखिए ई सी की इंटेंसिटी बड़ी है और ई ए की क्या है? छोटी है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी सॉल्व करने पर, वैल्यू पुट कर दूं मैं। सो देखिए ई सी कितना है? ये एक्चुअली 2 टाइम्स स्मॉल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है कि नहीं है? माइनस ये क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है कि नहीं है? तो ये कितना आ गया अपने पास में? इस अगेन के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए आपके पास जितना ई आया है, E1 आया है, उतना ही E2 आया है मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कितने का मैग्नीट्यूड? E2 का मैग्नीट्यूड। आया है कि नहीं आया है? ये भी के क्यू बाई आर स्क्वायर आया है और ये भी के क्यू बाई आर स्क्वायर है। E1 भी आया है और E2 भी आया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंड बोथ द मैग्नीट्यूड आर के क्यू बाई आर स्क्वायर। डन? देखिए हो क्या रहा है डायग्राम में? E1 यहाँ है, E2 यहाँ है, और आपको पता है कि दोनों डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के, वो 90 डिग्री पर होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते बच्चों? 90 डिग्री पर होते हैं। तो E1 इधर गया, E2 इधर गया, तो दोनों का जो रिजल्टेंट जाएगा वो आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो केवल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बचेगा। क्लियर? सो जो ई ओ पॉइंट पर जो इंटेंसिटी निकलेगी, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर प्लस E2 मॉड का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब E1 और E2 दोनों मॉड वाइज इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैं यहाँ पे E1 स्क्वायर और E1 स्क्वायर दो बार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो ये हो गया अंडर रूट 2 E1 मॉड का स्क्वायर। क्लियर? सो 2 आ जाएगा बाहर, और बाहर क्या निकल करके आएगा? सॉरी, E1। 2E1 कह लो या 2E2 कह लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 2E1 का मॉड वैल्यू आएगी, तो आंसर पुट करते हैं। 2E1 की वैल्यू क्या है? स्मॉल के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर? तो 2 स्मॉल के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ देखिए डायरेक्शन आपको बता रखी है, दोनों इक्वल हैं, तो 90 डिग्री पर 90 डिग्री का हाफ, 90 डिग्री का हाफ, देखिए टोटल 90 डिग्री है ना यहाँ पे। तो जब ब्रेक होगा इसमें रिजल्टेंट जाएगा तो 90 डिग्री के हाफ से जाएगा। क्लियर? तो 90 डिग्री का हाफ कितना होता है? 45 डिग्री विद ओ बी, 45 डिग्री विद ओ बी, या 45 डिग्री विद ओ ए भी कह सकते हो, क्योंकि इधर से 45 पड़ेगा तो इधर से भी कितना पड़ेगा? 45 ही पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। के की वैल्यू पता है आपको, क्यू की वैल्यू पता है ना? तो के की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू भी दी गई हुई यहाँ पे देखिए, 10⁻⁸ कूलाम, एंड ए इक्वल टू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर? तो अच्छा, ए 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अब आपको आर निकालना है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को आपकी मदद करनी पड़ेगी। चलिए देखिए वैल्यू में निकाल देता हूँ। तो 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी, इट इज रूट 2 नॉट 2, इट इज रूट 2 बेटा, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 आएगा ना। तो रूट 2 मैं लगता हूँ वैल्यू अंडर रूट 2। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? आप जानते हैं, यदि भूल गए हैं तो चलिए एक बार फिर आपके लिए इतना समय और करता हूँ। 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर? ओके, सो रूट 2 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹,
इनटू स्मॉल क्यू, आई थिंक ये दिया हुआ है, कितने कुलाम दिया हुआ है, 10 की पावर माइनस 8 कुलाम। सो आई कैन प्लेस हियर 10 की पावर माइनस 8, बट आर का स्क्वायर थोड़ा सा आपको निकालने में दिक्कत होगी। देखिए कैसे निकालते हैं, मैथ्स लगेगी। देखिए ये जो साइड है, ये 10 आई थिंक सो दिया हुआ है, ए एंड ए इक्वल टू 5। सो दिस इज इक्वल्स टू 5, दिस इज 5, ये भी 5, ये भी 5। बोलिए यस और नो। तो पाइथागोरस थ्योरम से भाई ये वाली चीज जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5√2। और इसका आधा कितना हो जाएगा, 5√2/2। क्लियर। सो 5√2 होल डिवाइड बाई 2 यदि करोगे तो √2 से 2 कैंसिल होगा कितने बार, √2 टाइम्स। सो इट विल बी 5/√2, राइट। तो आर स्क्वायर में आपको क्या रखना है, 5/√2 का होल स्क्वायर रखना है। तो √2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 होल डिवाइडेड बाई 5/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास यही आ जाएगी। क्लियर। 7.2√2 इंटू 10⁻4। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व कर देते हैं। तो √2 ठीक है, इंटू 9 इंटू 10⁻9 और 10⁻−1, तो बेटा यहाँ पे 9 तो रहेगा ही, 10⁻1 बच जाएगा, यानी कि 1 बच गया। क्लियर। यहाँ पे 5 आ गया, और √2 का स्क्वायर जो नीचे है वो ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा बेटा, 2 बन जाएगा। क्लियर। तो अब यदि मैं इसको कैंसिल करूं, 1 मिनट, कुछ सेंटीमीटर में तो नहीं था कि ऐसा मीटर में कन्वर्ट करना पड़े। ओ सेंटीमीटर में है ए, तो सेंटीमीटर को मीटर में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है, 100 का डिवाइड। तो भाई साहब यहाँ पे 100 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके। सो यहाँ पे जैसे 5/√2 आया था, 5/√2 है ना, सेंटीमीटर, तो इनटू डिवाइड बाई 100। क्लियर। और जब भाई इसका तुम स्क्वायर करोगे तो नीचे से जो 2 जीरो हैं वो निकल करके ऊपर 4 जीरो बन जाएंगे ना। हम्म, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो ऊपर जाकर के 4 जीरो बन जाएंगे, 9 इंटू 10⁻9। तो आंसर तो हमारा, हाँ बिल्कुल सही है, 10⁻4, कोई दिक्कत नहीं, दिख गया आंसर। तो ऊपर जाकर के 4 जीरो बन जाएंगे, तो 1 2 3 4, राइट, करेक्ट। इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं, इंटू 100 मीटर कर दिया आप, राइट, एंड होल स्क्वायर। चलिए सब कुछ ठीक हो चुका है, काटा कुटी करता हूं मैं। √2 कोई टेंशन नहीं है। 5 से कितने बार गया बेटा ये, 2 बार, 2 टाइम्स चला गया। ठीक है ना। 2 2 जा 4 एंड 9 4 जा 36। सो इनटू हो गया ये 36, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 1000, यानी 10⁻4। क्लियर। सो ये हो गया अपने पास में 36√2 इंटू 10⁻4। ये आंसर हमारा आया 36√2 इंटू 10⁻4। 36√2 इंटू 10⁻4। कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है ऐसा लग रहा है। कहीं पर कोई हमसे मिस्टेक हो रही है, इस वजह से आंसर हमारा नहीं आ रहा है। √(1² + (e2²) इक्वल्स टू e1√2, बिल्कुल सही है। और e1 की वैल्यू, e2 की वैल्यू ये निकाल रखी है अपन ने, बिल्कुल यही निकाली है, 9 इंटू 10⁻9 और 5 इंटू 10⁻2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, यही तो किया हमने भी। हम्म, 1 मिनट, हाँ ठीक है, बिल्कुल यही किया है। चलिए, तो इसको कैलकुलेशन को आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। इन्होंने E1 E2 पहले ही निकाल रखा है, जो हम बाद में निकाल रहे थे। दैट इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कुलाम। तो 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कुलाम, ये आ गया E1, और इंटेंसिटी आई E1√2, तो मल्टीप्लाई बाई √2। बच्चों समझ में आ गया कि दोबारा करूं इसको मैं, कर लेंगे आप लोग, नहीं तो ना बने तो बताइए, मैं दोबारा कर दूं E1 E2 की वैल्यू। ठीक है ना, कोई मिस्टेक हुई है हमसे, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस में नहीं लग रहे हैं बच्चे, ऐसा लग रहा है मुझे कर देना चाहिए। सो E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q/R²। ये हाल थे, ठीक थे ना।
E1 इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यूज आई हैं उनको हम पुट करते हैं। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू की वैल्यू आपको पता है कितना दिया है, 10⁻⁻8। सो दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8। अब केवल बच गया आर स्क्वायर। तो देखिए आर की जो वैल्यू आपने निकाली थी, ये निकाली थी 5/√2 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। सो 5/√2, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। सो 9 इंटू 10⁻⁹ में से 10⁻⁻8 गए तो कितना बचेगा? ओनली 10 बचेगा। ओके, एंड हियर 5, देखिए √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2, और यहां हो जाएगा 10⁻⁴। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 2 जा 36, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ रहा है? 36। तो अब तो लग रहा है कि यहाँ पर वाकई में कुछ गलती हुई है। ओ सॉरी, 10⁻⁻4 है, तो 9 10⁻9 और 10⁻8, तो 9 में से 8 गए तो एक बचेगा। बिल्कुल सही है, तो हमारा गलत नहीं है बेटा, एक्चुअली सही है। 9 गुणे 2 18, 18 गुणे 2 36, 36 इंटू 10⁻4। क्लियर? न्यूटन पर कूलम। ठीक है। हाँ, और ये आपके पास में E1 आई है, और नेट इंटेंसिटी जो आई है E0 दैट इज इक्वल्स टू E1√2। तो ये कितना हो जाएगा? 36√2 इंटू 10⁻4 न्यूटन। तो यहाँ हमारी कैलकुलेशन मुझे सही लग रही है, मैंने लग रहा है कि कोई गलती नहीं करी है, क्योंकि सब कुछ तो हमने सही कर दिया है ना। ये इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है इसके सॉल्व करने में। 7.2 नहीं आएगा अपना, बिल्कुल सही है। क्लियर? सो बच्चों अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हालांकि मैंने पढ़ा दी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ apparent curve, is a imaginary curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is the direction of the net field on that point। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैंने सबसे पहली डेफिनेशन आपको बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथ अपॉन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन मूव फ्रीली। बोलिए यस कि नो? मतलब जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से, फ्रीली मूव करने का उसका जो रास्ता होता है, जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस रास्ते में मूव कर रहा है, तो इसको ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर? अब ये देखिए कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइन सीधी है तो वो तो समझ में आ रहा है कि इसकी डायरेक्शन ये है, बट यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व है तो उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? उसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ले लीजिए, जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन देगी, नेट डायरेक्शन देगी। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, तो इस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन चाहिए है, राइट? तो आप टेंजेंट खींचिए, ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये है। जैसे ठीक उसी तरीके से कि जैसे चक्का चल रहा होता गोल गोल, मगर कीचड़ जो होता है वो ऊपर की ओर फेंकता है। ये सुनो, गाड़ी अगर ऐसे घूम रही होती है तो कीचड़ जो है ऐसे की ओर फेंकता है, क्योंकि यहां से इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल। क्या होती है? टेंजेंशियल। क्लियर? आपने मेटल कटर देखा होगा, जब मेटल कटर किसी चीज को कट करता है तो उससे जो तिनके निकलते हैं आग के, वो इस तरीके से फेंका करते हैं। फेंकते कि नहीं फेंकते? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड line, an electric field line is a curve drawn such a way that the tangent to any point, जैसे इस पॉइंट P पर आपको टेंजेंट फाइंड करनी है, सॉरी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। क्लियर? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। जी हाँ, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, मतलब वहां पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। क्लियर बेटा?
और कहीं पर फील्ड लाइंस रेयर हैं, मतलब वहां पर फील्ड इंटेंसिटी कम है। क्लियर? मैं आपको दो रीजन दे रहा हूं, देखिए ये एक मेटेलिक शीट है और इससे कुछ फील्ड लाइंस पेनेट्रेट करके निकल रही हैं कुछ इस तरीके से, और दूसरी शीट ये है और इसको फील्ड लाइंस पेनेट्रेट करके निकल रही हैं। बताइए ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे है, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? देखिए सेकंड वाले में नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हैं, ठीक है, इसलिए सेकंड वाले की फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी, पेनेट्रेट करेंगी, वो है ना, फील्ड में, वो उतना ज्यादा वहां पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। Hence, electric field intensity at a point is equal to the number of field lines crossing normally a unit area around that point. Electric field intensity जो होती है, अगर आप फील्ड लाइन के टर्म्स में बोलें तो पर यूनिट एरिया में कितनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं, समझ में आया? तो ये अभी आगे आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा आप याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, समझ में आया? और उसका एरिया, उसका क्या, एरिया। परपेंडिकुलर लाइंस को बेटा फ्लक्स बोलते हैं और उसका सिंबल है फाई, तो फाई अपॉन एरिया। बेटा याद रखना, E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये अभी आगे जाके फॉर्मूला बनेगा, बट यहाँ पर इसका एक तरीके से पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने को आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जो होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली अ यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलती हैं उस एरिया के, समझ गए ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में जाकर के फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाती हैं। याद रखिएगा मेरा वर्ड टर्मिनेट, क्या बोल रहा हूं मैं, टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाती है, मतलब प्लस से निकलेगी और घूम करके माइनस में समाप्त हो जाएगी। क्लियर? हाँ। नो फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी के अंदर कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं होती है। क्लियर हो गया? जो भी होती हैं बाहर एग्जिस्ट करती हैं। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। सुनिए, यहां पर लाइन जाएगी और एक पॉइंट से निकल करके खत्म हो जाएगी दूसरे पॉइंट पे, प्लस पे गई और माइनस पे खत्म हो गई, बोलो हाँ या ना? ऐसा नहीं कि माइनस से निकल करके अंदर ही अंदर आ जाए, मैग्नेटिक में ऐसा होगा बट इलेक्ट्रिक में नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनाती हैं, ओपन लूप। कैसा बनाती हैं, ओपन लूप। क्लियर? जैसे आपके पास मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे लाइन निकल करके इन्फिनिटी की ओर ट्रेवल कर जाएंगी, कभी लौट के वापस नहीं आएंगी, तो ये ओपन लूप बनाती है। क्लियर हो गया? तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज्ड बॉडी, चार्ज बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई मेटेलिक स्फीयर है, गोला है मेटल का, ये आपके पास कोई मेटल का गोला है, इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा, पूरी पूरी सरफेस पे, सरफेस पे आएगा, अंदर नहीं रहेगा, बीच है ना, अंदर अंदर नहीं रहेगा, बिल्कुल सरफेस पे रहेगा। क्लियर? आउटर सरफेस पे। तो बेटा फील्ड लाइंस कभी अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी, फील्ड लाइंस जितनी भी होंगी कहाँ होंगी, बाहर होंगी। समझ में आया? अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कितना होगा बेटा, जीरो। क्लियर हो गया? हाँ। तो अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती हैं, जो भी होती हैं सरफेस के बाहर होती हैं और ये ओपन लूप बनाती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस और एंडलेस, और वो क्लोज लूप बनाती हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा उनका बिहेवियर अलग है, जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी और वापस क्लोज लूप बनाएंगी, इस तरीके से। समझ में आया? बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलेगी और माइनस पे जाके खत्म, बीच में कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। कोई दिक्कत? हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी टेंजेंट पर, द टेंजेंट
to the electric field line at any point give the direction of electric field intensity at that point। अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं तो उस पॉइंट पर आपको इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लग जाएगा। क्लियर? चलिए, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन आपको मिलेगी और एक पॉइंट पर कभी भी दो डायरेक्शन हो नहीं सकती है। समझ में आया? सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने बताया कंडक्टर के अंदर पूरा चार्ज बाहर होता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। इसलिए अंदर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक लाइंस प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, और दूसरा, कंडक्टर की बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मली निकलती हैं। ये देखिए, ये इसमें 90 डिग्री है कि नहीं है? यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। मतलब जो फील्ड लाइंस निकलेंगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? हाँ, तो ये परपेंडिकुलर हुआ करती हैं। नेक्स्ट, द फील्ड लाइंस अराउंड अ सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू क्यू गिव्स ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। अब देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज और प्लस चार्ज है। ठीक है बेटा? इससे क्या साबित हो रहा? अट्रैक्शन की रिपल्सन। ये देखो यहाँ पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, ये दूर जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा है? और यहाँ पे क्या जा रहा है? दूर जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा है? तो ये रिपल्सन है। समझ में आया कि नहीं आया? बट यहाँ से निकल करके ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है यूनिट पॉजिटिव, तो ये मतलब अट्रैक्शन है। क्लियर हो गया? मतलब डिफरेंट चार्जेस में अट्रैक्शन और सेम चार्जेस में रिपल्सन। क्लियर बेटा? तो यहाँ तक आज आपका टॉपिक फिनिश होता है बच्चों। कल करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज की क्लास में बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कवर कर लिया। देखा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। राइट? चलिए, तो ये आज का रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। ओके, थैंक यू।